मेज़बान राशिद हिजाजी, प्रोग्राम है थिंक टैंक। और थिंक टैंक में आज क्या बात करेंगे, क्या सोचेंगे? सोचेंगे वही जो कि होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए जो इमरान खान ने कहा था। इमरान खान ने इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से भी अज़्म का इज़हार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने थे उस वक्त भी उनका मोटो था, मंशूर था कि इस मुल्क में, पाकिस्तान में बेघरों के लिए 50 लाख घर बनाने हैं। बहुत बड़ा मंशूर, बहुत बड़ा वादा, और ये इंतखाबी तौर पर उनका एक बुनियादी नुक्ता था, और लोगों ने उसको इस नारे पर, इस प्रोग्राम पर लब्बैक कहा और उनको मैंडेट दिया कि आए। अब वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं, और वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद भी इमरान खान अपने इस वादे को भूले नहीं हैं। लेकिन उसकी अमली तकमील क्या होती है? वो जो ख्वाब उन्होंने कौम को दिखाया था, ख़ास तौर पर बेघर लोगों को अपनी छत देने का ख्वाब, और 50 लाख घर थोड़े नहीं होते, 50 लाख घराने उसमें एडजस्ट होते हैं। और अब आप देखें 5-7 बंदे भी एक घर में हों तो ये करोड़ों की तादाद में बेघरों के जो ख्वाब है पूरे हो जाते हैं। लेकिन इस अधूरे ख्वाब की ताबीर कैसे मिल सकती है? एक बुनियादी किरदार उसमें होता है। वो होता है जहाँ घर बनने हैं, कतई अराजी पर, प्लाट पर बनने हैं, तो प्लाट कोई आसमान से थोड़े आने, वो तो ज़मीन पर हैं, ज़मीन के कतई अराजी होने हैं ना। तो उसकी एक सिलसिला है, ख़रीदो फरोख्त का। बेघर कहाँ से लेंगे? तो एक ज़रिया है, एक वास्ता है, एक चैनल है। वो क्या है? रियल स्टेट्स का, कि ये वो लोग हैं, या ये वो शोबा है, या ये वो कम्युनिटी है रियल स्टेट की, जो कि इस जिम्मेदारी को पूरा करती है। हाँ, इसमें भी कोई शक नहीं कि उनका बिजनेस है, कारोबार है, मईशत है, लेकिन ये हवाओं में नहीं होता, खलाओं में नहीं होता। ग्राउंड रियलिटी है ही ग्राउंड, है ही ज़मीन। ये ज़मीन पर होते हैं सारे कारोबार और सौदे, और करने वाले कौन है? रियल स्टेट। अब कमी किस चीज़ की है? 2 बातों की है। एक तो यह है कि गवर्नमेंट जो कुछ करना चाह रही है, इसमें रियल स्टेट का किस हद तक किरदार को वो फ़ाल करती है। दूसरा ये है कि जिन लोगों ने अपने घर बनाने हैं, उनके लिए कौन सी आसानियाँ फराहम होती हैं। तो इस पर आज हम बात करेंगे, और बात भी किन से करेंगे? जो डायरेक्ट रेलिवेंट है इससे, जो रियल स्टेट वाले। हाँ, तो जो फेडरेशन है पूरे पाकिस्तान की, पाकिस्तान से मुराद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के चारों सूबे। और अगर मैं कुछ उसमें मैं बोल नहीं रहा तो मेरा ख्याल है जो कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, वो भी इसमें यकीनी तौर पर शामिल होंगे। ये जो फेडरेशन बनी है, फेडरेशन क्या है? फेडरेशन ऑफ रियलिटी ऑफ पाकिस्तान, जो इसके है ना प्रॉपर्टी से मतलब रियल स्टेट वाले, इन्होंने पूरे पाकिस्तान को बाकायदा एक प्लेटफार्म पर ले आए, एक तंजीम बनाई है, और बड़े बावकार अंदाज से ये आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। और इनके जो ओहदेदारान हैं, उन्होंने पूरे पाकिस्तान के तमाम शहरों से, तमाम अजला से, चारों सूबों के लोग इकट्ठे हुए इस्लामाबाद में, इनकी बाकायदा हलफबरदारी हुई। और ये कोई फ़र्ज़ी नहीं है, हकीकी तंजीम है। और उनके एक बहुत ही मौसर नुमाइंदे हैं, बड़े उनके फोकल पर्सन हैं, उनके स्पोक्समैन हैं, उनके तर्जमान हैं, और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, जनाब राना मोहम्मद अकरम साहब। आज उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। वेलकम टू माई शो जनाब राना अकरम साहब। बहुत शुक्रिया सर। तो राना साहब, बातें जो मैंने की हैं, यही बातें आपसे करनी है, और यू आर द वेरी राइट पर्सन कि जिन्होंने रहनुमाई करनी है, और जिन्होंने, मैं समझता हूँ कि आपकी वसातत से आप हो गए वो किरदार बुनियादी, और हुकूमत का मंशूर है वो जो अमली खाका उसमें बढ़ना है ना, उसमें आपके जो है शोबा, इसको नज़रअंदाज करना मुमकिन ही नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो आपकी ये तंजीम है, जो आपने पूरे पाकिस्तान में ये फेडरेशन बनाई है अपनी रियल स्टेट्स की, इसकी थोड़ी सी मुझे कोई अजमाली खाका, कोई इंट्रोडक्शन, कोई तारफ़ बताएं, हमारे नाजरीन को पता चले। जी राना साहब। जी बहुत शुक्रिया सर, एक तो आपका, आपने हमें मौका दिया। लेकिन 2016 में जब रियल स्टेट पे टैक्सेस का नफाज हुआ और वैल्यूएशन मार्केट के मुताबिक कर दी गई, तो इस्लामाबाद की जो हमारी यहाँ की एसोसिएशन थी, और इसी तरह कराची, लाहौर, हमने चंद बड़े शहरों से रब्ता किया। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में ये हुआ कि बड़े शहरों के नुमाइंदे एक जगह इकट्ठे हुए। E11 में हमारा आल पाकिस्तान एक कन्वेंशन मुनक़द हुआ, जिसमें हमने इस्लामाबाद चैम्बर्स को भी ऑन बोर्ड लिया, और उसके अलावा FPCCI के जो प्रेसिडेंट थे वो इत्तेफाक से हमारे इस्लामाबाद के थे उस वक्त, तो हमने उनको अपने साथ मिलाया। इस तरह आबाद जो है एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर्स, उनके जो प्रेसिडेंट थे उनको साथ हमने लिया, और हम FBR में गए और बताया कि अगर ये इस तरह टैक्सेस लगाएंगे तो रियल स्टेट का सेक्टर जो बहुत सी इंडस्ट्री को 50 से 60 किस्म की इंडस्ट्री को साथ लेके चल रहा है, इसका कारोबार बिल्कुल ठप हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। तो इसको आप इसको रिवाइज़ करें। हालांकि बाकायदा पार्लियामेंट से कानून पास हो चुका था कि जो प्राइस है, जो हमारा DC रेट है पुराना ख़त्म करते हुए, और उन्होंने ये किया था कि जो मार्केट प्राइस है, फेयर मार्केट वैल्यू है, वो आइंदा लिखी जाएगी। तो एक ये था। उसके अलावा जो टैक्सेस थे वो डबल कर दिए गए थे, ख़रीदार के लिए भी, सेलर के लिए भी। तो बहरहाल हमने 20-25 दिन की जद्दोजहद के बाद वो अपने काफ़ी मुतालबात वहाँ से मनवा लिए। तो फिर हमारे जहन में ये ख्याल आया
कि ये काम एक शहर या एक ज़िला या एक तंजीम नहीं कर सकती, इसके लिए पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा होना चाहिए। उस वक्त से हमने कोशिशें की, चारों सूबों में हमने दौरे किए, कराची में हमारा एक इजलास हुआ, लाहौर में हुआ, इस्लामाबाद में भी, कोयटा में भी, पेशावर में भी। तो हमने तब जाके 2017 में फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स के नाम से एक जो हमारी मरकज़ी पूरे पाकिस्तान की नेशनल लेवल पे एक बॉडी हमने बनाई, जो केयर टेकर सेटअप उसका बनाया गया। उसके ज़िम्मे ये था कि एक तो इसको आप रजिस्टर्ड करवाएं, उसके अलावा पूरे पाकिस्तान के जो अज़ला हैं यानी ज़्यादा से ज़्यादा बड़े शहरों को इसमें एंगेज करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 44 एसोसिएशन उसमें प्लेटफॉर्म पे उस पर आ चुकी थी लास्ट ईयर। उसका बाकायदा हमारा इलेक्शन हुआ है, यहाँ पे इस्लामाबाद में वोटिंग हुई है, तो जिसमें कराची, ग्वादर, पेशावर, कोयटा यानी पाकिस्तान के चारों सूबों के लोग थे, इस्लामाबाद के लोग थे, कश्मीर के लोग थे, उसमें पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी है। तो बाकायदा हमारा सेटअप बना है, जिसकी ओथ सेरेमनी जो है वो भी 10 फरवरी 2020 को हुई है इस्लामाबाद में। मैडम फरदौस आशिक अवान साहबा जो थी यहाँ मामले खसूसी थी इतलात व नशरियात की, उन्होंने हमसे हलफ लिया। तो ये हमारा एक तारुफ था हमारी फेडरेशन का, जो हमारी 4 साल की जदोजहद के बाद। जी राना साहब, ज़ाहिर है कि आप एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए हैं, आपकी भी यूनिटी है, लेकिन इस यूनिटी का ज़ाहिर है फ़ायदा पहुंचना चाहिए और पहुंचेगा यकीनन। जब आप मुंज़बित होंगे, नज़्म ज़ब्त में आएंगे, तो जो प्रॉपर्टी का लेन देन होता है, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि हर शोबे में अच्छे लोग भी मौजूद हैं, बुरे मौजूद हैं। अच्छाई बुराई की कशमकश रोज़े अज़ल से है, चल रही है, अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। लेकिन जब एक प्लेटफॉर्म बन जाए, एक तंजीम बन जाए, तो मेरा ये ख्याल है जो आप जैसे लोग होंगे तो वो अच्छाई की तरफ, अच्छे असूलों की तरफ ज़्यादा माइल होगी। तो जब आप के जहन में ये ऐसी बात है, ये कोई मनसूबा है, चूँकि आपके शोबे में, ये प्रॉपर्टी के ख़रीदो फरोख्त के शोबे में, रियल एस्टेट के शोबे में ऐसे लोग भी दाखिल हो गए हैं जिसे आम ज़ुबान में 2 नंबरी कहा जाता है, दोनों जो जिनका काम सिर्फ पैसे बटोरना है। प्रॉपर्टी की फेयर डील नहीं होती, बल्कि अनफेयर तरीके से लोगों की जेबों पर डाका भी डाला जाता है और उनको प्रॉपर्टी से या जायदाद के ख्वाब दिखाकर महरूम रखा जाता है। उम्र भर की पूंजी लोग जिसे कहते हैं उनसे छीन ली जाती है, गसब कर ली जाती है और वो बेचारे दर बदर फिर रहे होते हैं, कोई उनका पुरसान निकाल नहीं होता। और इत्तफाक से जो पैसा लूटने वाले लोग हैं वो आप ही के शोबे से ब्लैक शीप समझ लें कि वो भी ज़ाहिर है कि आपके लिए भी वो नापसंदीदा होंगे। तो आप अपने प्लेटफार्म से इसके लिए क्या कोई लाहे अमल तजवीज़ किया है कि ये गलत जो प्रैक्टिस है, ये मेल प्रैक्टिस जो लोगों को लूट मार किए जाते हैं प्रॉपर्टी के नाम पर, ये ना हो सके? इस पे मैं आपके कमेंट्स चाहूँगा। ये जाहिर साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं समझता हूँ ये हर इंसान की, हर पाकिस्तानी की शायद ज़ुबान पे होगा कि इस शोबे के में चूँकि ज़्यादा शायद नज़र आ रहा है कि 2 नंबर किस्म के लोग हैं, ज़्यादा मैंने बात नहीं, लेकिन ऐसे लोग हैं जो ये बिल्कुल हैं। नज़र यही आता है कि शायद ज़्यादा डोमेन कर रहे हैं वो ज़्यादा लोग होंगे, हालांकि काली बेड़ें हर शोबे में होती हैं, रियल स्टेट में भी होंगी बेशक। और तस्वर यही है कि जैसे आपने फरमाया कि इसमें लोग चीटिंग करते हैं और टॉप लगाते हैं, 2 नंबरी करते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लूट लेते हैं। तो हमारे ज़हन में इसका ये कि जिस तरह देखें हमें अभी आगे बढ़ना होगा, अभी जो पीछे 70 साल में हो गया पाकिस्तान में हो गया, इस तरह पूरी दुनिया में चल रहा है कि हमें इस शोबे को जब तक रेगुलेट नहीं करेंगे, इसको गवर्नमेंट टेक ओवर नहीं करेगी, स्टेट जब तक इसका इंतज़ाम नहीं संभालेगी, इसका सिस्टम बेहतर नहीं हो सकता। उसका हमारे ज़हन में खाका ये है। अच्छा, वैसे ये आपने एक ऐसा सवाल किया, ये बात की है, ये तजवीज़ दी है, ये प्रपोजल दी है। आम तौर पर तो लोग स्टेट की मुदाखलत से भागते हैं, परे होते हैं, दूर होते हैं कि यार स्टेट अपना रहे, हमारे दखल ना दे। आप वो वाहद शख्सियत हैं या आपकी तंजीम वह तंजीम है जो कि रेगुलेट होने की बात भी कर रही है और स्टेट की मुदाखलत को दावत दे रही है कि इस शुबे मुदाखलत करें। तो ये तो मैं समझता हूँ बड़ी एक वो ऐसी बात है कि जिसकी तहसीन की जानी चाहिए कि आप अपने आप को रेगुलेट अथॉरिटी के जिम्मे, बल्कि रेगुलेट अथॉरिटी तो मेरा ख्याल है ही नहीं इस रियल स्टेट कुछ नहीं सर, अभी तक नहीं। मैं उसी बात की तरफ आ रहा था। माशाल्लाह देखिए अभी पढ़े लिखे लोग इस फील्ड में आ गए हैं, वो चीज़ों को समझते हैं, वो खुद चाहते हैं कि फेयर काम हो। जो फेयर काम करने वाले चूँकि जो अनफेयर काम करते हैं उनकी वजह से ये लोग भी बदनाम होते हैं। हम खुद ये लोग चाह रहे हैं, हमारी जो एसोसिएशन है, हमारी जो फेडरेशन है, ये चाह रही है कि इसको रेगुलेट किया जाए, गवर्नमेंट इसके कोई SOPs बनाए, हमारी ड्यूटीज़ भी लगाए, हमारे जो राइट्स हैं उसका भी तयन इसमें हो। जैसे हमारे ज़हन में जो खाका है, जैसे दुबई में है और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी है कि स्टेट इसको कंट्रोल करती है, वहाँ लोग रजिस्टर्ड होते हैं, बाकायदा गवर्नमेंट को फ़ीस देते हैं और फाइलर होते हैं, वो टैक्स पेई लोग होते हैं सारे। उसमें उनका तहफ़्फ़ुज़ ये होता है कि उनकी जो सर्विस चार्जेज़ हैं उनके वो सिक्योर हो जाते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान में जिस तरह समझा जाता है कि ओवरसीज़ के साथ ये बहुत फ्रॉड होते हैं, तो हम समझते हैं जब रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बन जाएगी, उस वहाँ पे सब लोग रजिस्टर्ड हो जाएंगे और सबको बाकायदा गवर्नमेंट एक लाइसेंस जारी करेगी जिसके ब्याह पे वो बिज़नेस करेगा। तो इसका एक ये सिस्टम के तहत का बिज़नेस होगा। जब सिस्टम के तहत होगा तो बहुत सारी खराबियों से इंशाल्लाह जान छूट जाएगी हमारी। अच्छा, आपने जो अहम बात की है ना,
और बड़ी नुक्ता अफरी बात है, और वो बात ऐसी है कि जो एक चुपता हुआ सवाल भी है, लेकिन उसका जवाब भी हमें तलाश करना चाहिए। ये मसला तो है कि ख़ास तौर पर वो लोग जो कि मुल्क से बाहर गए हैं, मेहनत कर रहे हैं, इस मुल्क को अपनी खून पसीने की कमाई से वज़र मुबादला में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। फ़ॉरेन एक्सचेंज बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के फ़ॉरेन एक्सचेंज में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की। और आपने आज ख़ुद इस बात की तरफ इशारा किया है कि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इनकी तो इनके साथ जो ज़्यादती होती है प्रॉपर्टी के हवाले से, ज़ाहिर है उनका भी ख्वाब होता है, मेहनत कर रहे होते बेचारे कि अपने मुल्क में जाएँ, अपने बच्चों के लिए कोई घरौंदा बनाएँ, घर बनाएँ। तो जब ये इसके लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनकी इन्वेस्टमेंट को लूट लिया जाता है। ये ऐसी बेशुमार मसाले मौजूद हैं कि वो किसने आना है, कहाँ आना है, वो फर्जी से वो दिखाकर, ख्वाब दिखाकर। तो फिर इनकी जो बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं, हमारे ओवरसीज़ भाई हैं, उनकी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट को कैसे महफूज किया जा सकता है, ये एक बुनियादी सवाल है। और ज़ाहिर है कि आपके पास बहुत प्रपोजल्स भी होंगी और आप करना भी चाह रहे होंगे ये काम। बेशक ऐसी जिस तरह आपने फरमाया, देखिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं, मैं समझता हूँ हमारे मुल्क के लिए किसी नेमत से काम नहीं है। हमारा जो 20-22 अरब जो डॉलर हमारी जो होती है यहाँ पे फॉरेन रेमिटेंस आते हैं, उसमें ज़्यादातर वो रियल स्टेट में ही लोग लगाते हैं। और उनका ख्वाब यही होता है कि सारी वो बीवी बच्चों से दूर रहते हैं, वहाँ मेहनत की उनकी कमाई होती है खून पसीने की, कि यहाँ अपना कोई उन्हें शेल्टर मिल जाए, कोई प्लाट मिल जाए, कोई घर बना मिल जाए, कोई अपार्टमेंट मिल जाए। लेकिन यहाँ वो चूँकि कुछ हमारे फील्ड में जैसे पहले बात हुई है, काली बेड़े भी हैं, उनके हत्थे चढ़ जाते हैं वो, और उनकी सारी उम्र की बार की कमाई वो ज़ाया हो जाती है। हमारे ज़हन में यही तो एक तजवीज़ है, हमने बारहा गवर्नमेंट को या अदारों को बताया भी है कि गवर्नमेंट इसको टेक ओवर करे, कोई भी प्रॉपर्टी का वही काम कर सके। अगर कोई चीटिंग करता है, कोई फ्रॉड करता है, तो गवर्नमेंट उसको ब्लैक लिस्ट कर दे, उसको फाइन करे, उसका लाइसेंस मुअत्तल कर दे। उसमें दो चीज़ें होंगी, वो लोग भी सिक्योर हो जाएंगे, ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं, इस तरह जो इस फील्ड से वाबस्ता लोग हैं सर, उनके मतलब ये अंडर लाइसेंस काम हो, गवर्नमेंट लाइसेंस दे, उसका रिकॉर्ड हो बकायदा, साथ भी सम टाइम चीटिंग हो जाती है। या सेलर या बायर ऐसे भी होते हैं जो उनको भी सम टाइम कमीशन नहीं देते, उनके जो सर्विस चार्जेस हैं वो 2-2 महीने 4-4 महीने लोगों को सर्विस देते हैं हमारे, खजल ख्वार भी होते हैं, तो खजल ख्वार होते हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ट्रांसफ़र कराते हैं, जाकर रजिस्ट्री कराते हैं, उनके अपने दफ्तर के अखराजात हैं, स्टाफ है, सारा कुछ है। लेकिन अक्सर ये होता है कि उनको भी लोग कमीशन नहीं देते, या फिर उस टाइम बारगेनिंग स्टार्ट हो जाती है, इतने % कर लें, ऐसे कर लें, ये कर लें। तो उसका तरीकाकार यही है, गवर्नमेंट बाकायदा लॉ बनाए कि इसको रेगुलेट करे सिस्टम को। उसमें गवर्नमेंट को इंशाल्लाह रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि जो रियल्टर रजिस्टर्ड होगा उसकी बाकायदा एक फ़ीस रखी जाए, एक नॉमिनल सी हो, 10,000 हो, 20,000 हो, जो भी हो, लेकिन वो लाखों की तादाद में लोग आएंगे, और उसमें जाली लोग नहीं होंगे, बाकायदा जिनके ऑफिसर्स हैं, प्रोफेशनल हैं, प्रॉपर्टी के फील्ड से वाबस्ता हैं, वो लोग होंगे। उसमें फेडरेशन के पास चूँकि सारी लिस्टें मौजूद होती हैं, उनके तवस्सुत से ये काम होगा, तो वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे, गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा, लेकिन उनकी कमीशन सिक्योर हो जाएगी। ये हमारा हाँ, ये बात होगी कि आपके जो रियल स्टेट वाले मुंसलिका लोग हैं उनकी कमीशन सिक्योर, उसके साथ साथ प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र हो जाए साहब, उसमें जिस तरह गवर्नमेंट का टैक्स का हम साथ लगाते हैं, इसी तरह जो मुतलका अदारा है, CDA है, LDA, KDA, कोई भी पाकिस्तान का अदारा है, उसकी ट्रांसफ़र फ़ीस का पे आर्डर लगाते हैं। तो हमारा मुतालबा ये है कि डीलर के जो 2% कमीशन का गवर्नमेंट ने कहा हुआ है, इसका भी बाकायदा पे आर्डर साथ लगा होना चाहिए। उसमें जो गवर्नमेंट का टैक्स बनता है वो हम देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन ये काम सारा रेगुलेट हो जाएगा, सिस्टम के तहत होगा। मतलब ये आप ये समझते हैं कि जो इंडिपेंडेंट भी तो लोग ख़रीद लेते हैं ना बराह रास्त, जो ख़रीदार होता है या बेचने वाले होता है, वो आपस में बराह रास्त भी खरीद वक्त कर लेते हैं, तो उसमें तो फिर रियल एस्टेट का कोई किरदार नहीं होगा। तो फिर किस तरह फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। दूसरी दुनिया में तो ऐसा होता है, वहाँ भी बहुत सारे लोग हैं डायरेक्ट खरीदो फरोख्त करते होंगे। जो कवानीन ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो सब पे आए, यानी किसी भी पाकिस्तानी शहरी को अगर डायरेक्ट वो प्रॉपर्टी अपनी सेल करना चाहता है किसी तरीके से, या वो ट्रांसफ़र करना चाहता है, लेकिन मेरा उसमें लीगल एडवाइज़र तो शामिल वहाँ भी होते हैं मेरा लीगल। अच्छा, ये प्रपोजल देंगे कि जितने हमारे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जितने भी हैं, ये आप उसको कह रहे हैं रियल स्टेट कह रहे हैं, रियल्टर का, ये जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि अपने वसाइल से कर रहे हैं, अपने दफातर बनाए हैं, अपने स्टाफ रखे हैं, सारा कुछ है। तो क्या आप ये समझते नहीं जबकि कि इसमें पेचीदा कवानीन का भी ताल्लुक है, जब इसका झगड़ा होता है, डिस्प्यूट होता है, तो फिर ये मामला कोर्ट कचहरी तक भी जाता है। इवन कि अपने बाज़ का इशू होते हैं, जैसे आप कहते हैं कि आपके जो कमीशनें वगैरह हैं वो भी बाज़ औक़ात हड़प कर ली जाती हैं। तो छोटी मोटी पेचीदगियाँ पैदा होती हैं जायदाद के सौदे से लेकर उसकी तकमील तक, उसकी ख़रीदारी में, उसकी पेमेंट में, कब्ज़े में, मतलब बहुत सारे ट्रांजैक्शन में मामलात आते हैं। और कहीं ना कहीं कोई फरीक भी अगर बदनीयत हो जाए
या उसके जिसे कहते हैं ना चीटर, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, उस लाइन पे चल पड़े तो पेचीदगियाँ तो पैदा हो गई, मामलात कानूनी उलझाव में पड़ गए, अदालतों तक भी जाना पड़ गया। तो क्या आप ये सजेस्ट नहीं करते कि जितने ये रजिस्टर्ड लाइसेंस याफ्ता, जिससे आपने कहा है लाइसेंस भी होना चाहिए, यस रजिस्टर्ड भी होने चाहिए, रेगुलेट भी हों, तो उस रेगुलेशन के तहत हर जो प्रॉपर्टी ये स्टेट एजेंट है, ये लीगल एडवाइज़र भी अपनी फर्म का एक हिस्सा होना चाहिए उसका, जिस तरह बाकी स्टाफ रखा हुआ है, एक लीगल एडवाइज़र भी आपकी फर्म का हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल सर, होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ जो लीगल एडवाइज़र है वो बजाते खुद रियल्टर खुद होता है। जैसे मैं कोई भी क्लाइंट आता है उसको मैं सर्विसेज देता हूँ, उसको पहले मैं प्रॉपर्टी चेक करवाता हूँ, उसको समझ में नहीं, वो सर्विस आपकी होगी ना। लीगल एडवाइस का मतलब ये है कि जो कानून की बाकायदा डिग्री हो, अगर अदालत में मजिस्टर मतलब वकील समझ लें सीधी ज़ुबान में, कि आपके पास एक कानूनी मशीर एडवाइज़र, लीगल एडवाइज़र या वकील की सहूलत भी होनी चाहिए, ताकि जो एक इशू हैं ये हो जाए। और उस वक्त जब वो आप किसी के साथ खरीदो फरोख्त कर रहे हैं तो आपकी कमीशन के मामले कभी भी चलें वकील जो है ना आपका हैंडल कर सकता है। उसमें हमारे जहन में एक तजवीज़ ये भी है कि हमारा इन प्रॉपर्टी के केसों में आपने सुना होगा दादे का मसला जो पोते तक जाता है, प्रॉपर्टी के मामलात में यही होता है सदियों तक और 20-20 30 साल। तो हमारे जहन में कि प्रॉपर्टी के जो इश्यूज़ हैं इनका जो किसी का आपस में फड्डा हो, किसी का फैमिली का हो, चाहे खरीदो फरोख्त के मामले में रियल्टर के ज़रिए हो, उसमें स्पेशल ट्रिब्यूनल हो, हमारी अपनी एक अदालतें हो। हाँ, वो तो ठीक है, जो 90 दिन में वो बिल्कुल सही है, वो तो आपकी तजवीज़ें अच्छी। लीगल एडवाइज़र वाली बात भी आपकी ठीक है। देखिए वो मामला कुछ भी है, एक रियल्टर जो है, एक या अपना प्रॉपर्टी डीलर है या स्टेट एजेंट है या आपके फेडरेशन के मेंबर हैं, वो अपने तौर पर ज़ाहिर है मामलात को देख रहे हैं, प्लाटों को भी देख रहे हैं उनकी, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है वो तो एक लीगल एडवाइज़र का राइट है ना, एक वकील ही देख सकता है ना। और ये एक अगर सहूलत और पूरी दुनिया में देखें, जो आपने बात की थी वहाँ पर होता है प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन, इवन सौदेबाजी वो जाकर रजिस्ट्री होती है वो थ्रू लीगल एडवाइज़र होती है। तो यहाँ पर लीगल एडवाइज़र के किरदार को क्यों नहीं फाल करना चाहते? नहीं, वो बिल्कुल फाल होने देखें। कुछ मसाइल ऐसे हैं जो आस्ता आस्ता शायद बेहतर होंगे। जैसे मैं भी पूरी तजवीज़ दुनिया के तक कह रहा हूँ। बहुत अच्छी तजवीज़ आपकी। पूरी दुनिया में तो ये भी होता है कि कोई भी इंसान प्रॉपर्टी का काम जब तक बाकायदा वहाँ पे कोर्स नहीं करता, वहाँ अदारे बने हुए हैं, सीखता नहीं तब नहीं कर सकता। तो ये भी आप प्रपोजल में तो रखें ना, प्रपोजल हमारी है कि इस्लाह गवर्नमेंट को ऐसे अदारे बनाने चाहिए। हमारी फेडरेशन का अपना ये प्रोग्राम, हम हर शहर में इस तरह के सेमिनार्स करवाएं, लोगों को अवेयरनेस दें, जो नए लोगों को गाइड करें। प्रॉपर्टी का जो बिजनेस है, खासतौर पर आजकल IT का ज़माना है, नई टेक्निक्स के तहत कैसे हो सकता है, वो भी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आ रहा था उस बाकी, जब हम किसी को प्रॉपर्टी लेके देते हैं सर, जब वो हम ट्रांसफ़र करानी होती है उसकी CDA में, LDA में, जहाँ भी उसके NOCs लेने हैं, NDC बनाना है, वो सारा हम एज ए समझें उसके लीगल एडवाइज़र ही कहलाते हैं। नहीं, एज ए नहीं, आप देखें जी उसके वो स्टेट एडवाइज़र हैं, वो टेलर है उसके, आप वो नहीं है। ऐसा ही है, लेकिन उसमें अगर कहीं सम टाइम कहीं ज़रूरत पड़े तो हम लीगल एडवाइज़र से, किसी वकील से मशवरा ले लेते हैं। हाँ, वो तो बात होगी, यानी कि आप ज़रूर तो महसूस करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। देखिए, जब आपने इतनी अच्छी प्रपोजल दी हैं, इतना सब कुछ किया, तो जो इस कारोबार में अगर आप कानून देखो, आप ही का होगा ना वो, ये स्टाफ आपने कितने बंदे रखे हुए हैं, तो एक वो स्टाफ मेंबर आपका अगर वो उससे कानून के शोबे से मुतल्लिक़ हो, तो मेरा ये ख्याल है, मैं आपकी तजवीज़ में एक तजवीज़ जो प्लस कर रहा हूँ, ज़ाहिर है ये तजवीज़ तो आपकी तरफ से आनी चाहिए कि ये एक शोबा भी अगर हो, आपका हमनवा हो, आपका दस्तवाजू हो, और कानूनी पेचीदगियाँ जो कल को पैदा होती हैं हमारे मुल्क में होती हैं, तो उस सिलसिले में आपका एक शोबा फ़ाल अगर हो, आप ही का होगा ना। आपके जो भी आपकी फर्म होगी, आपका अदारा होगा प्रॉपर्टी के लेन देन में करने वाला, तो उसका आपका शोबा वो भी एक फ़ाल होगा कानूनी। तो मेरा ये ख्याल है कि फिर चीटर लोग खुद ब खुद बाहर चले जाएंगे। एम आई राइट? ये हाँ, अच्छा, इसके बाद जो एक और बात है कि आपने जो ये एक बात की थी ये टैक्स के हवाले से, या जो आपने इब्तदाई तौर पर अपनी जो कारकर्दगी अपनी तंजीम की फेडरेशन की बताई, तो उसने आपने कुछ ये कहा था कि हमारी कोशिश या ख्वाहिश इस सिलसिले में रेगुलेट करने के लिए, तो रेगुलेट करने के लिए बाकायदा एक सिस्टम होता है, जिस सिस्टम में आप मुतल्लिका अदारों के साथ, आपने तो बल्कि आज खुद स्टेट की मुदाखलत का जिक्र किया ना, लेकिन स्टेट के अदारे होते हैं वो इसको एक रेगुलेट करते हैं। एक तो रेगुलेटर अथॉरिटी बनेगी, अल्लाह करे बन जाए, लेकिन जो हमारे मतलब FBR है, FBR मेरा ख्याल एक ऐसा इदारा है जिसका दूसरे बिज़नेस की तरह आपके बिज़नेस से भी ताल्लुक़ है, जो शरहें टैक्स की मुतय्यन होती हैं, और इसमें हुकूमत के कुछ इक़दामात ऐसे ज़रूर हुए हैं जिसके नतीजे शोबा है उसमें कुछ इम्कानात पैदा हुए हैं कि पेचीदगियाँ ख़त्म होंगी, टैक्स सिस्टम की सिंपलिसिटी की तरफ मामला जाएंगे, और ख़रीदार को भी और बेचने वाले के लिए भी कुछ आसानियाँ पैदा होंगी। लेकिन फिर मैं बात कहूँगा कि उसमें मेन किरदार फिर आप ही का होगा।
आप ही वो लोग हैं जिन्होंने मामलात को सॉल्व करना है। तो मैं आप ही से पूछूंगा कि एफबीआर के किरदार को आप किस नज़र से देखते हैं, अपने बिजनेस के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से, प्रॉपर्टी के लेन देन के? देखें सर, पहली बात ये कि टैक्स हर पाकिस्तानी को देना चाहिए, लोग देते भी हैं और दे भी रहे हैं। मैं समझता हूँ जो बच्चा पैदा होता है वहाँ से लेके वो जब किसी की वफात होती है वहाँ तक वो सारी उम्र टैक्स देता ही है। लेकिन प्रॉपर्टी में भी इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारे हैं, डायरेक्ट भी देने चाहिए, रियल्टर पे भी टैक्स है वो भी होना चाहिए। तो लेकिन उसके कवानीन ऐसे आसान से बनाए जाएँ ताकि हर बंदा खुशी से टैक्स दे, क्योंकि यहाँ लोगों को आप स्लैब्स देखें पाकिस्तान में, जैसे दूसरी दुनिया की मिसाल हम देते हैं कि वहाँ उन कंट्रीज़ में ये होता है। तो अगर आप 60 लाख से ऊपर क्रॉस करते हैं, आपकी इनकम होती है प्रॉपर्टी में, तो उसमें या किसी उसमें तो 35% की स्लैब है। अब लोग ये भी सवाल करते हैं कि हमें स्टेट उसके इवज़ क्या देती, क्या हमारी यहाँ पे एजुकेशन फ्री है, हमारी हेल्थ फ्री है, हमारे सारे जो मसाइल हैं वो क्या स्टेट के ज़िम्मे है। दूसरे मुल्क में ये भी है, उसकी एक जायज़ सी तरीकाकार बनाए और मुनासिब टैक्स दें, तो हर पाकिस्तानी टैक्स देने के लिए तैयार है। इसके बगैर तो जो कोई चारा नहीं। हमारा माशाल्लाह एक मुल्क है, इसमें एक सिस्टम है, हमारी फ़ौज है, हमारे इदारे हैं, हमारी पुलिस है, हमारी मुल्क में डेवलपमेंट होनी होती है। तो हम अगर टैक्स देंगे तो तभी ये मुमकिन है। टैक्स हर इंसान देना चाहिए। बहुत ही अहम नुक्ता, बहुत ही अहम पॉइंट, लेकिन बात इस पे जारी रहेगी। राना मोहम्मद अकरम साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है किस इशू पर। इशू यही है प्रॉपर्टी का, और इससे बढ़कर आगे जो इससे मुतल्लिका बातें हैं ये हम वक्फे के बाद करेंगे। इस वक्त ब्रेक ले रहे हैं, टेक ए ब्रेक।